नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी व्याकरण व शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 49 है। यहां पर ये पेपर आपके रीट एग्ज़ाम 2022 पात्रता परीक्षा के लिए, थर्ड ग्रेड मुख्य पेपर के लिए एवं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी होगा। देखिए, 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल पूरे ही 30 प्रश्नों को करके जाना साथियों। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। इसके पहले मैं 48 टेस्ट आपके ले चुका हूँ हिंदी व्याकरण के। तो सारे जो टेस्ट है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक लास्ट में जब वीडियो के एंड में मैं यहाँ एंड स्क्रीन में लगा रहा हूँ, तो यहाँ से टच करके आप सारे टेस्ट अटेंड कर सकते हो। साथियों, पहला प्रश्न है आपके, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण और प्रश्नों के प्रकार। तो देखो, जो ब्लूप्रिंट फॉर्मेट जो होता है, जब उसका निर्माण किया जाता है तो उसमें प्रश्नों के प्रकार भी सम्मिलित किए जाते हैं। पाठ्य वस्तु के प्रकरण की भाई किन प्रकरणों से हमें चीज़ें लेनी है वो सम्मिलित किए जाते हैं। शिक्षण के लक्ष्यों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन शिक्षक निर्मित सामग्री को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर जो 1 है ये ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं होगा साथियों। तो प्रथम विकल्प पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त होता है नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। तो देखो, सत्र की समाप्ति, जैसे सत्र की शुरुआत जुलाई से हो रही है, अब जब उसकी समाप्ति होती है, जैसे मार्च अप्रैल तक जब सत्र की समाप्ति होती है साथियों, तो उस समय जो मूल्यांकन किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 में आपके जो सही उत्तर है उसको संकलनात्मक मूल्यांकन या फिर उसको योगात्मक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है, जो कि सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त किया जाता है साथियों। वार्षिक मूल्यांकन होता है ये। तो विकल्प नंबर आपके 4 प्रश्न संख्या 2 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। तो आपके तीसरा प्रश्न, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है। मुंह से, कान व आँख से और आँख से। तो देखो, नाटक में हम चीज़ों को देखते भी हैं और सुनते हैं। सुनते कानों से हैं, देखते हैं आँखों से हैं। तो मतलब इसका संबंध हमारे कान और आँख दोनों से है। तो विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न नंबर 3 में सही है साथियों। आपको इस वीडियो में शिक्षण विधियों का जो मैटर है उससे संबंधित प्रश्न और हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। आपके चौथा प्रश्न, श्रव्य दृश्य साधन है चलचित्र, चित्र विस्तारक और रेखा चित्र। देखो, श्रव्य दृश्य साधन का मतलब जिसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। चित्र में सिर्फ दिखाई देता है तो ये दृश्य साधन है। चित्र विस्तारक में भी सिर्फ दिखाई देता है तो ये भी दृश्य साधन है। रेखा चित्र में दिखाई देता है तो ये भी दृश्य साधन है। मतलब चित्र, रेखा चित्र, चित्र विस्तारक तीनों ही सिर्फ और सिर्फ दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो चलचित्र है इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। तो चलचित्र कैसा है? श्रव्य दृश्य साधन है साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे। दृश्य सामग्री है रेडियो, पुस्तक, चलचित्र और टेलीविज़न। तो यहाँ पर आपको दृश्य मतलब जिसमें सिर्फ दिखाई देता है उस सामग्री के बारे में आपको बताना है प्रश्न संख्या 5 में। साथियों, टेलीविज़न की बात करें तो इसमें दिखाई और सुनाई देता है तो ये दृश्य नहीं बल्कि श्रव्य दृश्य सामग्री है। कैसी है? श्रव्य दृश्य सामग्री। चलचित्र भी श्रव्य दृश्य है। रेडियो सिर्फ और सिर्फ श्रव्य है क्योंकि रेडियो में सिर्फ सुनाई देता है। लेकिन पुस्तक क्या है? दृश्य सामग्री है। तो दूसरा विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आएंगे। तो आपके 6ठा प्रश्न, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक तरह से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और युगल वाक्य। तो देखो, युगल वाक्य जैसा कोई प्रकार होता नहीं है। रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब यहाँ पर अलग अलग वाक्य है 2, तो ये सरल तो नहीं होगा। आपके सामने 2 ही विकल्प बच रहे हैं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो देखो, ये जो प्रश्न नंबर 6 है, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक तरह से खर्च करना दूसरी बात है। तो ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सेकंड विकल्प 6ठे प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न देखेंगे, घी का लड्डू टेढ़ा भला, इसका सही अर्थ होगा। तो विकल्प है घी का लड्डू अच्छा होता है,
दूसरा है उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है, तीसरा है घी बहुत महंगा होता है और चौथा है लड्डू सीधा नहीं होता है। तो देखो घी का लड्डू टेढ़ा भला, इस मुहावरे का जो अर्थ है साथियों, यहाँ पर पहला विकल्प देखते हैं तो घी का लड्डू अच्छा होता है, ये आपका आंसर नहीं है। आंसर है आपके विकल्प नंबर 2 में, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है, क्योंकि जिस वस्तु का उपयोग होता है चाहे वह थोड़ी बिगड़ रही हो, लेकिन साथियों उसका उपयोग आप कर सकते हो। तो दूसरा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। तो 8वां प्रश्न है, अशर्फियाँ लूटे कोयलों पर मोहर, इसका आशय है कोयलों की रखवाली करना, बेपरवाह हो जाना, महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना और सोने के सिक्के लुटाना। तो प्रश्न संख्या 8 में सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका 8वें प्रश्न में सही उत्तर है। देखो ये जो यहाँ पर पूछ रहा है कि अशर्फियाँ लूटे कोयला पर मुहर, इसका अर्थ बेपरवाह हो जाना नहीं होता है, बल्कि महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना। यहाँ पर इसका सही अर्थ होगा साथियों, सस्ती चीज़, जो मूल्यहीन चीज़ है उसकी ज़्यादा परवाह करना और जो मूल्यवान चीज़ है उसकी परवाह नहीं करना, इसका सही अर्थ निकलेगा। तो विकल्प नंबर आपका 3 8वें क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, कौन शब्द विदेशी है। यहाँ पर जो 4 विकल्प है इसमें से आपको विदेशी शब्द का चुनाव करना है। तो पहला विकल्प है शब्द, दूसरा है धर्म, तीसरा है अंदाज और चौथा है प्रकृति। तो इनमें से विदेशी शब्द का चुनाव कीजिए, कौन से विकल्प में यहाँ पर विदेशी शब्द दे रखा है। साथियों प्रश्न संख्या 9 में सही उत्तर देख लेते हैं। तो आपके तीसरा विकल्प सही है अंदाज। अंदाज शब्द क्या है, एक विदेशी भाषा का शब्द है। थर्ड विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। अब देखो ये जो देशज विदेशी तत्सम तद्भव शब्द है, ये आपके रीट एग्जाम जो है 2022 पात्रता परीक्षा उसमें तो नहीं है, लेकिन जो 3rd ग्रेड का मुख्य पेपर होगा आपके जनवरी में, उसमें ये चीज़ें आपके आएगी। तो निश्चित रूप से इसी का फायदा आपको यही मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। पीढ़ियों, विशेष, लड़ना और सैकड़ों। तो देखो जिस शब्द में प्रत्यय नहीं है उस शब्द का चुनाव कीजिए साथियों। देखो सैकड़ों जो शब्द है इसका मूल शब्द सैकड़ा होता है, तो इसमें भी ओ प्रत्यय लगा हुआ है। पीढ़ियों शब्द में पीढ़ी मूल शब्द है, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है। लड़ना में भी प्रत्यय है, लेकिन विशेष शब्द का निर्माण किससे हुआ है, वी प्लस शेष से। तो शेष इसमें मूल शब्द है और वी क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है, मतलब इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। तो 10वें प्रश्न में फिर आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट 11वें प्रश्न को देखेंगे। तो 11वां प्रश्न, कमल नयन में कौन सा समास है। क्रमधारे, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तो कमल नयन का समास विग्रह करते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि भाई इसका समास विग्रह क्या होगा साथियों, समास विग्रह क्या होगा और साथ ही में इसमें कौन सा समास होगा। तो कमल नयन का समास विग्रह होता है कमल के समान नयन। क्या होता है, कमल के समान नयन, मतलब नयनों की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। और जहाँ पर तुलना करने का कार्य किया जाता है उसमें कौन सा समास होता है, क्रमधारय समास होता है, बशर्ते उसका तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि तीसरा अर्थ निकलने पर वो किस में चला जाएगा, बहुव्रीहि में। तो विकल्प आपके एक सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट 12वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। ओरण, कुआं, लड़ना और जंगल। 4 शब्द है जिसमें से आपको ये देखना है कि संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। साथियों 12वें प्रश्न में राइट आंसर बताना है। तो जंगल शब्द एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। ओरण शब्द भी संज्ञा है, कुआं शब्द भी संज्ञा है, लेकिन लड़ना शब्द संज्ञा नहीं है, बल्कि लड़ना शब्द क्या है, एक क्रिया शब्द है। इसलिए विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 13, दुर्गम शब्द में कौन सी संधि है। दुर्गम शब्द में आपको संधि बताना है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है और इनमें से कोई नहीं। तो देखो एग्जाम में एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका कभी भी आंसर नहीं होता है। चाहे पिछला एग्जाम का कोई सा भी पेपर देख सकते हो, तो इस विकल्प को तो आप एक तरफ रख दो। अब स्वर, विसर्ग, व्यंजन, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। दुर्गम का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों,
दूह प्लस गम, शब्द क्या बनेगा? दुर्गम। विसर्ग हटते ही विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? रे में, जो ग के ऊपर लग जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? दुर्गम। अब यहाँ विसर्ग से परिवर्तन हो रहा है, और जहाँ पर विसर्ग से परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 13 में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से सही कथन कौन सा है? कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है। दूसरा है कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है। तीसरा है कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है। और चौथा है कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता है। तो चौथा विकल्प तो पूर्णतः गलत है, क्योंकि कर्ता वाक्य में होता है, तो ये विकल्प आपका राइट नहीं रहेगा। अब पहला, दूसरा या तीसरा विकल्प। तो साथियों, जैसे राम बाजार जाता है, एक वाक्य लिखा मैंने, राम बाजार जाता है। अब इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम है, जो कि वाक्य के आरंभ में आ रहा है साथियों, अर्थात कर्ता का स्थान प्राय नॉर्मली वाक्य के आरंभ में होता है। विकल्प नंबर 1 आपके 14वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है आपके, सरल वाक्य है, सरल वाक्य का चुनाव करना है। तो श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। दूसरा है राम और सीता जाते हैं। तीसरा है चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है। और चौथा है जो करे सो भरे। तो प्रश्न संख्या 15 में राइट आंसर बताइए। देखो, चौथा विकल्प है जो करे सो भरे, ये यहाँ पर ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तीसरा है चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है, ये भी एक मिश्र वाक्य है। पहला विकल्प किंतु से बीच में जुड़ा हुआ है, किंतु शब्द है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। और दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर है, राम और सीता जाते हैं। यहाँ पर कर्ता तो दो है, लेकिन जाते हैं एक ही स्थान पर, यहाँ पर अलग अलग नहीं दे रखा है, और शब्द आने के बाद भी ये एक सरल वाक्य होगा साथियों। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। आपके 16वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द है। देखो, चारों ही शब्द मृत्यु उपरांत के हैं, मृत्यु प्लस उपरांत से ये शब्द बने हैं। तो यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। अब मृत्यु उपरांत तो नहीं होता है, मैं री की मात्रा लगती है नीचे, तो तीसरा विकल्प तो पूर्णतः गलत है। यहाँ पर जो पहला विकल्प कह रहा है साथियों, मृत्यु उपरांत, मृत्यु शब्द जब लिखा जाता है तो ये में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, लेकिन उपरांत जब इसमें जोड़ा जाता है तो ऊ प्लस ऊ से बड़ा ऊ हो जाता है और ये दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो तीसरा और पहला गलत है, लेकिन दूसरा और चौथे विकल्प में कोई अंतर नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? जी नहीं, आपका आंसर गलत है। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प ही सही रहेगा, चौथा भी गलत है। क्यों है? क्योंकि मृत्यु तो सही लिखा रखा है और ऊ की मात्रा भी इसमें जोड़ रखी है, लेकिन ये जो अनुस्वार ऊपर लिखा हुआ है ये रे के ऊपर लगेगा, न कि पे के ऊपर, तो इसलिए ये चौथा विकल्प गलत हो जाता है। तो 16वें प्रश्न में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। बच्चों के स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए किस वाचन का सर्वाधिक महत्व है? अनुकरण वाचन, सैसोर वाचन, मौन वाचन और सामूहिक वाचन। देखो, स्वाध्याय मतलब खुद ही अध्ययन करना, अगर इसकी आदत विकसित करना है तो वहाँ पर सामूहिक, सैसोर या अनुकरण वाचन उपयोगी नहीं माना जाता है, बल्कि मौन वाचन उपयोगी माना जाता है। मौन वाचन मतलब मन ही मन में पढ़ना, तो वो कहलाता है मौन वाचन। विकल्प आपके 3 जो है वो आपका आंसर रहेगा 17वें प्रश्न में। नेक्स्ट 18वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो 18वां प्रश्न है आपके, गद्य शिक्षण के लिए किस विशिष्ट उद्देश्य हेतु भाषिक तत्वों व विषय वस्तु का ज्ञान कराया जाता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, अभिरुच्यात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। तो जहाँ पर भी ज्ञान संबंधी बात की जाती है तो उसका उद्देश्य ज्ञानात्मक होता है। चाहे वो कोई सी भी विषय वस्तु अगर ज्ञान की बात की जा रही है तो उसका आंसर हमेशा ही ज्ञानात्मक उद्देश्य आएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। पहला विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19वां प्रश्न देखेंगे, गद्य शिक्षण पाठ का प्रकार नहीं है रिपोर्टाज, संस्मरण, कविता और कहानी। साथियों, कहानी को गद्य के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये गद्य शिक्षण का पाठ है। संस्मरण ये भी गद्य के अंतर्गत रखा जाता है। रिपोर्टाज ये भी गद्य के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन कविता को गद्य के अंदर नहीं बल्कि कविता शिक्षण को पद्य शिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसलिए तीसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर।
20वां प्रश्न है, इनमें से यण संधि का उदाहरण है भवती, गणेश, यद्यपि और इनमें से सभी। तो देखो यण संधि क्या होती है, जहाँ पर ई या फिर ऊ या फिर री के बाद में असमान स्वर आता है तो वो कहलाती है यण संधि। तो यहाँ पर भवती जो शब्द है साथियों, इसमें तो अयादि संधि है, गणेश में गुण संधि है, और यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यदि प्लस अपि शब्द बनेगा आपके यद्यपि, अर्थात यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है। इस यद्यपि को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, यद्यपि, ठीक है। तो थर्ड विकल्प 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है आपके, बालक के विकास के विभिन्न पक्षों नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है ये, विभिन्न पक्षों का स्तर ज्ञात करना कहलाता है मापन, मूल्यांकन, परीक्षण और इनमें से सभी। तो देखो परीक्षण, मापन, मूल्यांकन ये चीज़ें अलग अलग होती है, इसलिए सभी वाला विकल्प आपका यहाँ आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि सभी पक्षों का आपको स्तर ज्ञात करना है, चाहे उसका ज्ञानात्मक पक्ष हो, भावात्मक पक्ष हो, क्रियात्मक पक्ष हो। तो साथियों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, इसलिए सेकंड विकल्प आपके 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते। तो आपके प्रश्न नंबर 22 है, किसी छात्र की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम अधिक उपयोगी होगा। विकल्प है आपके सामने नैदानिक परीक्षण, दूसरा विकल्प है उपचारात्मक परीक्षण, तीसरा है विशेष शिक्षण और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो वापिस इसमें भी इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं साथियों। देखो प्रश्न नंबर 22 में जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है कि कोई छात्र है वो क्या कर रहा है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कर रहा है साथियों, तो इसको आपको क्या करना है, दूर करना है। तो जब वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ दूर करना है, मतलब यहाँ पे हमको ये पता है कि छात्र की कमी क्या है कि ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि कर रहा है, तो फिर उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे साथियों। क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है, जो कमियां होती है उनको दूर करने का कार्य किया जाता है। तो प्रश्न 22 में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 23वें प्रश्न को देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23 है, यदि हम समय रहते सजग नहीं हुए तो इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे, यह वाक्य किस काल का है। सामान्य भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल और हेतुमत भविष्यकाल। तो देखो काल से संबंधित ये प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछ रहा है भाई, दो तो भूतकाल वाले विकल्प है, एक वर्तमान काल का और एक भविष्य काल का। तो पहले हम ये देखते हैं कि वाक्य वर्तमान का है, भूत का है या भविष्य का है। तो यदि हम समय रहते सजग नहीं हुए तो इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे साथियों, मतलब यहाँ पर भविष्य काल की बात की जा रही है। तो भविष्य काल वाला तो सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है विकल्प नंबर 4, हेतुमत भविष्य काल का ये उदाहरण है साथियों। तो फोर्थ विकल्प आपके 23 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। 24वां क्वेश्चन देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 24 से, शायद आज हमारी जैविक प्रजाति को खतरा हो चुका है, यह वाक्य किस काल का है। सामान्य भूतकाल का, संदिग्ध वर्तमान काल का, अपूर्ण वर्तमान काल का और संभाव्य वर्तमान काल का। देखो काल वाले प्रश्न मैंने इस टेस्ट में ज़्यादा ऐड किए हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर काल वाला टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो उससे संबंधित ये प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साथियों। प्रश्न नंबर 24 में पहला ही शब्द है शायद मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ संदेह है हमें। तो शायद आज हमारी जैविक प्रजाति को खतरा हो चुका है, तो यह हो चुका है मतलब यहाँ पर साथियों अगर हम बात करें तो अपूर्ण वर्तमान और सामान्य भूत तो नहीं रहेगा, संदेह है इसमें। तो संदिग्ध वर्तमान है या संभाव्य वर्तमान है। तो यहाँ पर शायद आज हमारी जैविक प्रजाति को खतरा हो चुका है, यहाँ संभावना नहीं बताई जा रही है बल्कि संदेह किया जा रहा है। तो विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न नंबर 24 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। 25वां प्रश्न है, जहाँ तुम रहते हो वहाँ मेरा एक मित्र भी रहता है, यह वाक्य है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों प्रश्न नंबर 25 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। अब जहाँ से वाक्य आरंभ हो रहा है और आपको ये देखना है जो, जहाँ, जैसे, जब इत्यादि से अगर वाक्य चालू हो
तो आपको नॉर्मली आराम से उसको मिश्र वाक्य कर देना है। कौन सा कर देना है? मिश्र वाक्य। तो 25वां प्रश्न जो है ये भी एक मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है साथियों, इसलिए सेकंड विकल्प आपके 25 जो 25वां प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो आपके 26वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 26, अन्वेषण विधि के प्रवर्तक है H.C. मॉरिसन इसके प्रवर्तक है, हर्बर्ट स्पेंसर इसके प्रवर्तक है, अरस्तु इसके प्रवर्तक है, या हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग इसके प्रवर्तक है साथियों। तो प्रश्न नंबर 26 में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो, अन्वेषण विधि को खोज विधि कहा जाता है, इसको हुरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है साथियों, हुरिस्टिक विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें छात्र के द्वारा यहाँ पर खोज की जाती है समस्या समाधान करने के लिए। तो इस विधि के जो प्रवर्तक या इस विधि के जो जनक है वो है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 27, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म और कुचाल। तो साथियों अगर हम देखें कु उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है तो कुचाल शब्द का निर्माण कु प्लस चाल से मिलकर हुआ है। किससे हुआ है? कु प्लस चाल से शब्द बना है कुचाल। कुकर्म शब्द का अगर हम देखें तो कुकर्म शब्द का निर्माण कु प्लस कर्म से मिलकर के हुआ है। कुरूप शब्द को देखें तो कुरूप शब्द का निर्माण कु प्लस रूप से मिलकर हुआ है। कुचाल, कुकर्म, कुरूप तीनों में तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? कु उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन कुशल शब्द का निर्माण कु प्लस शल से नहीं हुआ है साथियों, क्योंकि कुशल एक स्वतंत्र शब्द है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अतः विकल्प नंबर आपका दूसरा प्रश्न नंबर 27 में सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 की ओर। तो आपके 28वां प्रश्न, अनुरक्त का विलोम होगा आरक्त, विरक्त, निरक्त और आसक्त। तो देखो अनुरक्त का आपको प्रश्न संख्या 28 में विलोम शब्द बताना है। कौन सा विकल्प आप लग रहा है आपको कि भाई ये अनुरक्त का विलोम शब्द है? तो साथियों अनुरक्त का विलोम आरक्त या निरक्त नहीं होता है, ना ही आसक्त होता है, बल्कि अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? विरक्त होगा। तो दूसरा विकल्प आपके 28 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। टोटल 31 प्रश्न हैं साथियों। इस टेस्ट में आपको टोटल 31 प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए 29वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 29, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा, क्या होगा? कवि का कवियाँ, दूसरा कवि का कवि ही रहेगा, तीसरा कवि का कवयित्री रहेगा और चौथा कवि का कवियत्री रहेगा साथियों। तो कवि शब्द का आपको क्या बताना है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो देखो कवि का कविया नहीं होता है, ना ही कवि रहेगा, ना ही कवियत्री रहेगा, बल्कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवयित्री। यही शुद्ध शब्द होता है कवयित्री, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा। तीसरा विकल्प सही है 29 में। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपके लिए हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना आप, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे, जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। इसके बाद में एक और प्रश्न रहेगा आपके। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है शेषव, लोहा, लकड़ी और पुस्तक। अब यहाँ पर आपको उस शब्द का चयन करना है जो कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे पुस्तक, किस पुस्तक की बात की जा रही है इससे हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है साथियों। अगर कुछ भी पता नहीं चल रहा है बल्कि उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है तो वो जातिवाचक रहेगा। तो ये जातिवाचक है। लकड़ी, किस प्रकार की लकड़ी की बात की जा रही है इससे भी क्लियर पता नहीं चल रहा है, तो इसमें भी कौन सा है? जातिवाचक है। लोहा, ये भी जातिवाचक है। लेकिन जो शेषव शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि शेषव शब्द क्या है? भाववाचक है साथियों। क्योंकि शेषव शब्द का निर्माण किससे हुआ है? शिशु शब्द में। शिशु शब्द में अ प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है शेषव। क्या बनता है? शेषव बनता है। और यह जातिवाचक से भाववाचक बना हुआ है, तो इसलिए शेषव शब्द क्या है? एक भाववाचक, न कि जातिवाचक।
विकल्प 1 आपके 30वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आज का अंतिम और 31वां प्रश्न। किसी प्रश्न में कोई त्रुटि लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका आंसर मिलेगा साथियों। द्वंद्व समास है, किसमें है द्वंद्व समास? लंबोदर में है, अंधकूप में है, नर नारी में है और शरणागत में है। तो देखो यहाँ पर द्वंद्व समास का आपको उदाहरण देखना है। तो पहला विकल्प है लंबोदर, मतलब लंबा है जिसका उदर, अर्थात श्री गणेश जी। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ कौन सा होता है? बहुब्री होता है। अंधकूप, अंधा है जो कुआं, अंधकूप होता है। शरण आगत, शरण को आगत, तो यहाँ पर ये भी आपका आंसर नहीं होगा, अर्थात नर नारी, नर और नारी। और यहाँ द्वंद्व समास का एक विकल्प है साथियों, नर नारी। तो थर्ड विकल्प आपके 31वें पृष्ठ में सही उत्तर है। इस प्रकार आपने हिंदी के टोटल 49 टेस्टों को हल कर लिया है। 51 टेस्ट आने और बाकी है साथियों, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि पूरे 100 टेस्ट यहाँ पर आपको हिंदी के, साइकोलॉजी के और टीचिंग मेथड के करवा रहा हूँ। साथ ही राजस्थान जीके की 100 क्लास एनसीईआरटी आरबीएससी की किताबों से और 100 ही टेस्ट एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से आपको निःशुल्क ही करवाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।